हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम बलवंत भंडारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज। तो जो सामान्य रोग है उसमें बचाव करने के लिए योग हमें किस तरह से हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सामान्य रोग निवारण में योग की भूमिका क्या है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ अभी ओबेसिटी की बात करेंगे, मोटापे की बात करेंगे। और क्योंकि इस टॉपिक में हमारी कम से कम 5 डिजीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, लो बैक पेन है, ब्रोंकाइल अस्थमा, आर्थराइटिस एंड डायबिटीज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी की, दैट इज मोटापा। Obesity is accumulation of body fats in various parts of the body resulting in excessive body weight which has a very negative impact on overall health। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक्स्ट्रा फैट के कलेक्शन हो जाने को ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का वेट भी इंक्रीज होता है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। दिस imposes unnecessary strain on the body's various physiological systems, especially the digestive system, circulatory system, respiratory system, etc। तो जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम यानी कि शारीरिक प्रणाली पर, उनकी फंक्शनिंग पर मोटापे का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कई सारे जो सिस्टम्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का रिलेशन हमारे डाइजेशन से है, यानी ओबेसिटी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उस पर हम बोल सकते हैं दबाव डालता है, जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक पड़ जाता है, वो लो हो जाता है। ठीक है, तो मोटापे का रिलेशन हमारे लो मेटाबॉलिज्म से है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है, खाना खाना, उसका डाइजेशन होना, उसमें से जो भी पोषक तत्व है बॉडी तक वो पहुंचना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, ये एक तरह से होल प्रोसेस जो है ये मेटाबॉलिज्म है। तो अगर मेटाबॉलिज्म लो होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैलोरीज है वो बर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से जो कैलोरीज है वो कुछ टाइम के बाद वो डिपॉजिट होने लगती है और फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर आगे चलकर वो हमें हमारे शरीर में एज अ मोटापा, एज अ ओबेसिटी वो हमें दिखती है। वहीं अगर मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैलोरीज है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली वो बर्न हो रही है। तो उससे क्या होता है, इस तरह का जो पर्सन होता है ना वो बहुत दुबला पतला सा होता है, हम बोल सकते हैं वो अंडर वेटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको हमें बैलेंस रखने की आवश्यकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो मोटापा है इसका प्रभाव पड़ता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कैलोरीज बर्निंग नहीं होती है और फिर वो जो कैलोरीज है वो कुछ टाइम के बाद फिर वो हमारी फैट में कन्वर्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे फैट जो है हमारी बॉडी में वो इकट्ठा होते 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 वो हमारी बॉडी में एज अ ओबेसिटी के तौर पे वो हमें दिखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पर, हृदय पर, दिल पर, तो इस पर अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिससे हार्ट पंपिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अफेक्टेड होगा और संभावनाएं बढ़ सकती है, चांसेस बढ़ते हैं कि हार्ट अटैक होने के। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोटापे का लंग्स पर, उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है ना वो वीक होने लगती है, वो वीक पड़ने लगती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, हम बोल सकते हैं कि बॉडी में इनफ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। बॉडी को मशक्कत करनी पड़ती है बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन को पहुंचाने में। तो इसलिए जो मोटापा है उसका प्रभाव हमारे लंग्स पर भी पड़ता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर भी पड़ता है। तो ये तो कुछ ही सिस्टम की मैंने यहाँ पर बात की है। इसका प्रभाव जो है ना, मोटापे का जो प्रभाव है ना, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करती है, तो वो जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी। ठीक है, इट ऑल्सो टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी सीरियस मेटाबॉलिक डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस एक्सेट्रा। यानी ओबेसिटी एक तरह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीज को ये डेवलप करती है, जैसे
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस और कई सारी बीमारियों को शरीर में लाने के लिए जो मोटापा है ना, वो अपना योगदान देता है। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां कम से कम हो, तो हमें अपने मोटापे को दूर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि मोटापे से ना हमारी बॉडी में हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? हमारी बॉडी में छोटी छोटी समस्याएं, ये एक तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब वो समस्याएं कैसे? ओबेसिटी से सबसे पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, लाइक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना। कई सारी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो ये स्थितियां हैं ना, ये पैदा होती हैं पहले, उसके बाद वो इकट्ठा होकर एक मेटाबॉलिक डिजीज को पैदा करती है। तो मेटाबॉलिक डिजीज मैंने आपको बता दी कि जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, आर्थराइटिस है, कई सारी ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज जो है वो बाद में क्रिएट होती है, डेवलप होती है। तो पहले मोटापा जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्थिति को हमारी बॉडी में इस तरह से वो पैदा करता है कि यानी कि छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए अगर यूरिक एसिड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो हमें उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है ताकि आगे चलकर किसी तरह की बड़ी बीमारियां पैदा ना हो। इन एडिशन इट लीड्स टू लोअर वाइटैलिटी, मेंटल डलनेस एंड डिप्रेशन। तो जो मोटापा है ना, वो हमारी जीवनी शक्ति को भी प्रभावित करता है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को भी मोटापा, ओबेसिटी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा ना कि अगर हमारी बॉडी में किसी तरह की इंजरी होती है, किसी तरह की चोट लगती है, जख्म लगता है, तो वो टाइम पर हील नहीं होगा, वो टाइम पर ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ठीक होने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। इसीलिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक पड़ जाती है अगर हम मोटापे के शिकार बन जाते हैं। साथ में बोला है मेंटल डलनेस एंड डिप्रेशन। तो इसका मतलब ये है ना कि जो मोटापा है वो ना ही हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकली हमें हार्म करता है, वो हमें मेंटली भी डिस्टर्ब करता है किसी न किसी रूप में। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो जितने भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो भी हमारी बॉडी में अपीयर होने लगते हैं जब हम मोटापे के शिकार होते हैं। तो ये जो मोटापा है ना, ये ना सिर्फ हमें फिजिकल डिजीज देता है, इसी के साथ साथ ये हमें मेंटल डिजीज भी देता है। तो इसीलिए फिजिकली और मेंटली अगर हमें फिट रहना है तो हमें मोटापे से दूर रहने की आवश्यकता है। बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज BMI. Obesity, commonly defined as a body mass index measurement. The BMI is a statistical measurement derived from our height and weight. BMI measurement can be a very useful indicator for calculating obesity for any person. तो इतना तो अब हम समझ गए कि obesity है क्या, वो किस तरह से हमें फिजिकली और मेंटली हमें डिस्टर्ब करता है, किस तरह से फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स को वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ हम अब BMI के थ्रू हम ये जानेंगे ना कि हमारी कंडीशन क्या है, हम किस कंडीशन में हैं, ओबेसिटी के हैं कि नहीं हैं, हम अंडरवेटेड तो नहीं है, हम नॉर्मल है कि नहीं, हम ओवरवेटेड तो नहीं हो रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ओवरवेटेड तो नहीं हो रहे हैं, हम ओबेसिटी की तरफ तो नहीं मूव कर रहे हैं। तो उसको जानने के लिए कुछ यहाँ पर एक फॉर्मूला है BMI का जो बहुत ही कॉमन है, जिसको अब हम यहाँ पर समझेंगे। एग्जाम्पल टू कैलकुलेट BMI, यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हाइट एंड वेट। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए अपनी और हमें अपना वेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो BMI वैल्यू एक बार निकल गई तो उसके बाद हम उसको कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताइए, फॉर्मूला है BMI वेट अपॉन हाइट। तो वेट अपॉन हाइट एक्चुअली फॉर्मूला है हमारा kg अपॉन मीटर स्क्वायर। तो kg अपॉन मीटर स्क्वायर हमारा ये फॉर्मूला है BMI का। तो आपको अपना वेट पता होना चाहिए kg में और आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए मीटर में। तो अगर आपको अपनी हाइट पता है सेंटीमीटर में या इंच में या फीट में, तो पहले आपको अपनी हाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटरनेट पे गूगल पे कई सारे टूल्स होते हैं, आप अगर सर्च करेंगे, अगर आपको अपनी हाइट पता है सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर पता है तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्टर, या अगर फीट में पता है तो फीट टू मीटर कन्वर्टर, अगर आपको इंचेस में पता है तो इंचेस टू मीटर कन्वर्टर, इस तरह से आप गूगल में टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में और आपको आपकी BMI वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम एज एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि आपका वेट है 64 kg
और आपको अपनी मीटर में हाइट पता चल चुकी है, वो है 1.65। तो मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1.65 मल्टीप्लाई 1.65। तो इस तरह से जब हम इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करने के बाद हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें फाइनली एक वैल्यू मिलती है, दैट इज 23.50 kg/मीटर स्क्वायर, दैट इज kg/मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एक वैल्यू मिली है, हमें अपनी BMI की जो है 23.50। तो इस वैल्यू से हम किस तरह से चेक करेंगे, अब हम समझ लेते हैं। इफ योर BMI इज अंडर 18 यू आर कंसिडर्ड अंडरवेट। तो अगर आपकी जो भी BMI वैल्यू आई अगर वो 18 है या 18 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप अंडरवेटेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, आपको अपना वजन, अपना वेट बढ़ाने की आवश्यकता है। If between 18.5 and 24.9 you are considered normal। और अगर आपको पता है कि आपकी BMI वैल्यू 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल है। बट जिनकी वैल्यू 18.5 है ना या जिनकी 24.9 है ना, वो भी अपने आप को ज़्यादा नॉर्मल ना समझे, क्योंकि देखिए ये एक तरह से बॉर्डर लाइन है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को इस तरह से फिट रखिए कि आपकी जो BMI वैल्यू आए वो आए या तो 20 आए या 21 आए या 22 आए, तो वो काफ़ी एक अच्छा अमाउंट हम मान सकते हैं। तो अगर हमारी BMI वैल्यू 18.5 और 24.9 है या इसके बीच में है तो हम नॉर्मल है। इफ बिटवीन 25 एंड 29.9 यू आर कंसिडर्ड ओवरवेट। तो अगर आपकी BMI वैल्यू जो आई वो 25 है या 25 से ऊपर 29.9 है या उसके अंदर है, यानी कि इसके बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि आप ओवरवेटेड हो रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इफ योर BMI is 30 और अबव यू आर कंसिडर्ड ओबेस। तो अगर आपकी BMI वैल्यू 30 है या 30 से बहुत आगे चली गई है, इसका मतलब है कि आप ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं, आप मोटे हो चुके हैं। तो देखिए ये एक तरह से सीरियस इशू है, आपको इसको फिक्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि मोटापा जो है ना वो कई सारी बीमारी को हमारी बॉडी में लेके आता है। इफ योर BMI इज अबव 25 यू शुड कंसिडर वेट लूज प्रोग्राम। तो अगर आपकी BMI वैल्यू 25 या 25 से ऊपर है तो आपको अपनी वेट को कम करने की आवश्यकता है। देखिए अगर हम नॉर्मल है, हमारी BMI वैल्यू अगर 20 आई है या 21 आई है या 22 आई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें हाथ पैर छोड़ देना है, हमें अपने आप को हमेशा फिट रखना है, बुढ़ापे तक फिट रखना है। ऐसा नहीं कि हमने 1 महीने 2 महीना फिट रखना है अपने आप को। तो किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, चाहे वो आप योग करें या आप डांस करें या आप कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं जिससे अपने आप को आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को हमें फिट रखना है, ठीक है। तो जिनका 20 या 21 या 22 है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जिसकी इससे नीचे है या जिससे इसकी वैल्यू ऊपर आ रही है तो उनको भी अपने आप को फिट रखना है। और जिनकी 20, 21, 22 आई ना, तो फिट तो उनको भी रखना है अपने आप को, मतलब उनको अपने आप को मेंटेन रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर आपकी BMI वैल्यू 25 या 25 से ऊपर है तो आपको अपने वेट को कम करने की आवश्यकता है। किसी न किसी तरह की एक्टिविटी को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, योग को ज्वाइन कीजिए, क्या दिक्कत है। इफ योर BMI इज अबव 30 यू शुड सीरियसली कंसिडर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर फॉर वेट रिडक्शन। तो देखिए अगर आपकी BMI वैल्यू 30 है या 30 से भी ऊपर है तो आप किसी एक अच्छे योग गुरु से भी आप परामर्श ले सकते हैं, उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। आपको अपने किसी एक डॉक्टर से भी आपको एडवाइस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, डिसबैलेंस होने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हमें अपना एक तरह से अपना बॉडी चेकअप कराने की भी आवश्यकता है, तो अपने डॉक्टर से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको किसी न किसी तरह की एक्टिविटी को तो आपको अडॉप्ट करना ही है, चूज़ तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना, हाथ पैर तो हिलाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे रहेंगे हमेशा तो आप फिट हो जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो आप जिस भी फील्ड में कल के दिन जाएंगे तो आपको किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर हम किसी तरह की एक्टिविटी को चूज़ कर लेते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिकली फिट रखने के लिए, तो उसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी है ना वो शार्प होती है, हमारा मन है जो वो हेल्दी रहता है,
हम बोल सकते हैं कि हम सात्विक सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम हैप्पी रहते हैं इन अ मेंटल टर्म। ओके, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी जो है, इस तरह की जो एबिलिटी है हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओबेसिटी इज known to cause or increase the possibility of many other medical conditions like heart disease, hypertension, sleep disorders, osteoarthritis of the joints, etc. तो हमें अपने ओबेसिटी को हमें फिक्स करने की आवश्यकता है, इसको हमें क्योर करने की आवश्यकता है, इससे दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कई सारे बॉडी में जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज़ है, उसको लाने के लिए एक तरह से जिम्मेदार है, उसका ये कारण बनता है। ठीक है, तो ये बीमारियां इसमें बता रखी है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट्स। एक्चुअली ये एक तरह से टाइप है आर्थराइटिस का। तो जितने भी डिसऑर्डर्स है ना, इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं ओबेसिटी में ही हर चीज़ बता दूंगा तो ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थोड़ा बहुत बता देना वो मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, स्लीप डिसऑर्डर्स, एक तरह से ये स्लीप डिसऑर्डर तो हमारे मेंटल डिसऑर्डर ही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट, ये आर्थराइटिस का एक टाइप है। हम आगे चलकर एक जो लेक्चर बनाएंगे ना, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आर्थराइटिस के ऊपर हम बात करेंगे, उसमें जितने भी मेन टाइप है आर्थराइटिस के हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे के कारण क्या है हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज कंजप्शन और ओवर ईटिंग एंड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। तो ये एक तरह से मेन कारण है ओबेसिटी का, मोटापे का। बोला गया अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज कंजप्शन और ओवर ईटिंग। ये तो एक चीज होगी कि हम ज़्यादा कैलोरीज का हम कंजप्शन करते हैं, यानी कि हम ओवर ईटिंग करते हैं। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं ना, एक लिमिट से ज़्यादा खाना खाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा कैलोरीज को ले रहे हैं। देखिए कैलोरीज क्या होता है ना, कैलोरीज का यूटिलाइजेशन हम करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। तो जब हम खाना खाते हैं ना, उसमें कैलोरीज होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग अमाउंट में कैलोरीज होती है। ठीक है, लेट सपोज अगर आप 2000 कैलोरी लेते हैं एक दिन में, और अगर आप हेल्दी रहते हैं, आप मोटापे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और आप ओवर वेटेड भी नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 कैलोरीज आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बट अगर आप 3000 कैलोरीज, 4000 कैलोरीज आप ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो अगले दिन भी आप कैलोरी लेंगे उतनी। ठीक है, वो डिपॉजिट होती रहेगी। जिस तरह से हम आरडी भरते हैं ना, एक महीने में इतनी अमाउंट, दूसरे महीने में उतनी अमाउंट, तीसरे महीने में कुछ और अमाउंट, तो ऐसे करते 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 क्या होता है, अगर सपोज आपने 1 साल की आरडी भरी तो उसके बाद बड़ी अमाउंट आपको मिलती है। तो वैसे ही हम जब कैलोरीज लेते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं तो वो कन्वर्ट होती रहेगी। अगर आपने 3000 कैलोरी आज ली सपोज, और सिर्फ 2000 कैलोरीज का यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ में उनकी बर्निंग हुई, 1000 कैलोरी आपकी रह गई, फिर अगले दिन भी आप 3000 कैलोरी ले रहे हैं, तो 2000 कैलोरी यूज़ हुई, बाकी एक और रह गई, ठीक है, 1000 और रह गई। तो ऐसे करते करते जो एक्स्ट्रा कैलोरी बच रही है ना, जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद वो डिपॉजिट हो जाएगी और वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर जो आपका जो फैट है वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में फैलेगा, ठीक है, इकट्ठा होते रहेगा, और वो एक कारण बनता है ओबेसिटी का। तो यहाँ पर जो एक मेन कारण है एक्स्ट्रा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे आप कैलोरीज ले रहे हैं, यानी कि अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक मेन कारण है ओबेसिटी का। दूसरा बोला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल दैट इज गतिहीन जीवन, यानी कि किसी तरह का वर्कआउट नहीं करना, हाथ पैर नहीं हिलाना, खाते हैं बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस बैठे ही बैठे सारे काम करते हैं। तो देखो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना, ये जो गतिहीन जीवन है, ये एक मेन कारण है ओबेसिटी का, मोटापे का। The problem is not only too much food, but also that the wrong type of food is taken. तो सिर्फ यही नहीं है कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं, एक तो कारण तो ये भी है, बट इसके अलावा कई सारे कारण हैं कि आप किस तरह का भोजन लेते हैं, किस तरह का आप खाना खाते हैं। आप गलत चीज़ों को ज़्यादा इंटेक तो नहीं करते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को आप ले रहे हैं, आप जंक फूड्स को ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ओवर ईटिंग करेंगे तो ही आप मोटे होंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम खाना खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, और वो खाते भी हैं फिर ऐसी चीज़ें जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, और जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे मीठा हो गया, मीठी वाली चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि शुगर में ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं, आप लेते क्या, आप
ये रोज़मर्रा की लाइफ में आप किस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आप शुगर ज़्यादा तो नहीं लेते, चॉकलेट ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी मीठी वाली चीज़ें होती है ना, देखिए जो मीठा है ना वो एक तरह से मान लीजिए कि ये ओबेसिटी, मोटापे का ये दोस्त है, ये मित्र है। जितना खाओगे उतना ये बढ़ाओगे। ठीक है, उतना ही हमारे शरीर में ये जो डिपॉजिट होगा फैट और आगे चलकर वो मोटापे में कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि शुगर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और ऑयल में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा अवॉइड करने की आवश्यकता है। हमें किस तरह की चीज़ों को खाना है अब हम समझेंगे यहाँ पर। A diet composed of excessive oil, spices, sugar, and refined products leads to excessive weight, while a diet based on natural grains, fruits, and vegetables leads one automatically towards correct body weight and optimum health. तो वही सेम चीज़ अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़ों को लेते हैं तो इससे भी कैलोरी ज़्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठा होती है और वो डिपॉजिट होती है। उन कैलोरीज का अगर यूटिलाइजेशन होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो फिर वो आगे चलकर कुछ टाइम के बाद वो कुछ समय के बाद वो हमारे फैट में वो कन्वर्ट होगी। ज़्यादा आप मीठा लेते हैं, स्पाइसेस मसाले वाली चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं, और अगर आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी कि हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसकी ओरिजिनलिटी को भी ख़त्म कर दिया जाता है, एक तरह से वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आटे से मैदा बना लेना, आटा तो फिर भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ना, बट मैदा तो नहीं है। यानी किसी भी चीज़ को ना इतना हाईली प्रोसेस्ड कर लिया जाता है कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उसमें जितने भी पोषक तत्व है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आंवले को इतना हाईली प्रोसेस्ड कर लिया गया कि उससे उसकी टॉफ़ीज़ बनाई गई। ठीक है, अब देखिए अगर आपके सामने एक रॉ फॉर्म है आंवले का, अगर आपके सामने आंवला है और उसी के बगल में अगर आपके पास आंवले की टॉफ़ी है, तो पोषक तत्व जो है ना सबसे ज़्यादा आंवले में तो होगा, जो रियल फॉर्म है, जो इतना हाईली प्रोसेस्ड कर लिया गया उसकी टॉफ़ी में, उसमें थोड़ी ना होगा। जो पोषक तत्व है ना उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। एक तरह से उसको मीठा भी बनाया गया, उसको मॉडिफाई कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चीज़ों को इतना हाईली प्रोसेस्ड कर लिया जाता है कि उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी कि उसमें से उसके जो पोषक तत्व होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको अवॉइड करके हम नेचुरल चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं हमारे लिए। तो किस तरह की चीज़ों को हमें लेना है, किस तरह की डाइट हमें लेनी है, यहाँ बोला गया है कि नेचुरल चीज़ को लो, नेचुरल ग्रेन्स, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, ज़िंदगी में, तो जाहिर सी बात है आपकी जो हेल्थ है उसमें बदलाव आने लगेगा, और आपकी जो हेल्थ है वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो उस पर भी हम बोल सकते हैं प्रभाव पड़ता है अगर हम नेचुरल चीज़ को हम लेते हैं। ठीक है, सात्विक भोजन है एक तरह से ये चीज़ें। The reasons for obesity are many. There are no specific causes as such, but factors influencing are. तो मोटापे के ना कई सारे कारण हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक विशेष कारण है, बट प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे इसमें बता रखे हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला है एक्सेस फूड कंजप्शन, अधिक भोजन का सेवन करना। Obesity occurs when you gain a lot of weight because of too much food consumption. Weight gain occurs when the body takes in more calories than it burns. तो जब हम अक्सर ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर का जो वजन है वो बढ़ता है, जो कि मोटापे का एक मेन कारण है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा कैलोरीज को हम बॉडी में ले रहे हैं। तो अगर कैलोरीज हम ले रहे हैं ज़्यादा, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो डिपॉजिट होती रहेगी और वो आगे चलकर फैट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर बोला है ना, वेट गेन अकर्स व्हेन द बॉडी टेक्स इन मोर कैलोरीज देन इट बर्न्स। तो अगर आपने कैलोरीज ली है और अगर उनकी बर्निंग नहीं हुई है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट होगी फैट के रूप में, और जिससे हमारा बॉडी का वेट बढ़ेगा और हम मोटापे की तरफ बढ़ते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कम परफॉर्म करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, गतिहीन जीवन को जी रहे हैं। विद द अराइवल ऑफ टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स, रिमोट कंट्रोल्स, washing machines, dishwashers, and other modern convenience devices which help people lead a luxurious but sedentary lifestyle as compared to people of previous generations such as our parents and grandparents. तो सिंपल सी बात है, टीवी देखते रहते दिन भर,
किसी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, टीवी देखते रहते, खा रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एक तरह से ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही तो हुआ। कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं दिन भर, गेम खेलते रहते हैं या अपना कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं। अब देखो फिजिकल एक्टिविटी तो यहाँ पर हमारी बंद हो गई ना। या वीडियो गेम अलग से कंसोल ले रखा है, प्ले स्टेशन ले रखा है, एक्सबॉक्स ले रखा है, दिन भर लगे रहते हैं उसमें। और रिमोट कंट्रोल्स, तो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास आजकल हाथ में रिमोट है, हमें कहीं से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें चलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में रिमोट है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लाइट भी जला रहे हैं, उससे बंद भी कर रहे हैं, फ़ैन भी चला रहे हैं, ऑफ भी कर रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, उसको बंद भी कर रहे हैं। तो सारा काम हमारे हाथ पे हो गया है। तो एक तरह से हम किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, बैठे बैठे सारे काम हमारे हो रहे हैं। वॉशिंग मशीन्स, अब देखिए वॉशिंग मशीन, पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी उस वक्त लोग कपड़े खुद अपने हाथ से धोते थे, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो फिजिकल टास्क को वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। डिश वॉशर्स, कपड़े धोने के लिए तो मशीन है ही है, अब बर्तन धोने के लिए भी मशीन है। डिश वॉशर्स, तो अब कपड़े धोने के लिए मशीन हमने ले ली है, बर्तन धोने के लिए भी हमने मशीन ले ली है, झाड़ू पोछा करने के लिए भी हमने सर्वेंट लगा रखे हैं। तो बस क्या है हमारे पास, कुछ है ही नहीं, हम बस बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है मोटापा होना तो लाजमी है। तो ये कई सारे कारण हैं। ये जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस है ना, ये हमें एक तरह से आरामदायक जीवन, लग्जूरियस लाइफ तो हमें दे रहा है, लेकिन हमारा जो फिजिकल वर्कआउट है ना वो हमारा बिल्कुल ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। इसलिए अगर हम लग्जूरियस लाइफ को अगर हम परफॉर्म करते हैं ना, तो हमें कम से कम एक दिन में 1 या 2 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा अपने आप को फिट रखने के लिए, ठीक है। जिसके लिए आप योग कर सकते हैं या आप किसी अदर एक्टिविटी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, लाइक डांस है या कुछ भी, ठीक है। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा योग, क्योंकि योग के लिए ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। योग से ना सिर्फ आप फिजिकली फिट रहते हैं, आप मेंटली भी फिट रहते हैं, आप स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड रहते हैं, फिट रहते हैं, ठीक है। आप इमोशनली भी आप कनेक्टेड रहते हैं, इमोशनली भी आप फिट रहते हैं, हम बोल सकते हैं। तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हम कई सारी एस्पेक्ट्स में हम अपने आप को हम हेल्दी रख पाते हैं अगर हम योग करते हैं। लेकिन रोज, ऐसा नहीं कि आज किया कल स्किप कर दिया, हमें रोज करना है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। फ्रेशन अप होने के बाद हमें 1 घंटा तो कम से कम 1 घंटा तो हमें योग के लिए निकालना ही चाहिए। स्टार्टिंग में आसन कीजिए, उसके बाद आप प्राणायाम की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है कि एज कम्पेयर टू पीपल ऑफ प्रीवियस जनरेशंस सच एज आवर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट। अब देखिए उस टाइम ना हमारे जो माता पिता है या हमारे जो दादा परदादा, उनके टाइम में ये जो डिवाइसेस है ना ये इतना एडवांस नहीं थी। कपड़े धोने वाली जो मशीनें हैं ना वो इतनी अच्छी तरह से कपड़े धोती नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करते, लोग धोते तो थे उसमें, लेकिन अच्छी तरह से साफ तो हमारे हाथों से होता था, या बर्तन भी उसमें इतने अच्छी तरह से धुलते नहीं थे, जो यानी कि पहले के टाइम में जो डिश वॉशर्स थे। लेकिन अब मशीनें इतनी अच्छी आ गई हैं कि लोग ना चाहते हुए भी वो मशीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम भी अगर ये मशीनें एडवांस लेवल में होती ना, तो ऐसा नहीं कि जो पहले के टाइम वाले लोग जो है वो यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते। बट हमें अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा एक दिन में वर्कआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खा रहे हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से हमें अपनी कैलोरीज की बर्निंग भी करनी है। अगर वो बर्निंग नहीं होगी तो हमें ये चीज़ अपने आप दिमाग में रखनी है कि वो डिपॉजिट होगी तो वो फैट में कन्वर्ट होगी। फैट में कन्वर्ट होगी तो मैंने बताया ना कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो हमारी बॉडी में अपीयर होने लगेगी। यूरिक एसिड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो कई सारी समस्याएं बढ़ेंगी। तो मिलजुल कर फिर वो आगे चलकर मेटाबॉलिक डिजीज़ को हमारी बॉडी में क्रिएट करेगी, जो आपको मैंने बताई है। जैसे शुगर है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, कई सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ना वो हमारी बॉडी में अपीयर होने लगते हैं। लैक ऑफ स्लीप। Recent studies claim that with increasing stress and work pressure, the sleep time, which should be ideally 8 hours, is getting reduced to 3 to 4 hours a day. This causes a direct impact on human health and life. It has been noticed that if you do not sleep enough, your risk of becoming obese twice more likely. तो लैक ऑफ स्लीप यानी कि कम जो लोग सोते हैं ना वो भी मोटे होते हैं, ठीक है, और जो लोग ज़्यादा सोते हैं ना वो भी मोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा सोना है। तो हर चीज़ की ना एक लिमिटेशन होती है। उस चीज़ को अगर आप ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे,
तो वो भी नुकसानदायक है, कम करोगे तो वो भी नुकसानदायक है। पानी को ज़्यादा पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा, कम पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा। ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा। अगर आप सोते ज़्यादा हो तो वो भी मोटापे को बॉडी में लेके आता है, बट अगर आप कम सोते हैं तो वो भी मोटापे को बॉडी में लेके आता है। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, जब हम नींद लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी की कई सारी ऊर्जा वो भी यूज़ हो रही होती है, और हमारे जो सिस्टम्स हैं ना, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो भी हमारे एक तरह से रेस्ट मोड में होते हैं। उनकी जो फंक्शनिंग है ना, वो भी काम हो जाती है, वो भी रिलैक्स्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग स्मूथली रन करती है। और हमारी बॉडी में जो रिपेयरमेंट टाइम है ना, वो भी स्टार्ट हो जाता है जब हम सोते हैं, जब हम नींद लेते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं। क्योंकि उस वक्त हमारे जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स है, वो भी रेस्ट मोड में आते हैं, वो भी एक तरह से रिलैक्स मोड में होते हैं। तो एक आइडियल टाइम है वो है सोने का, वो 8 आवर है या 7 आवर है। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट कैसा है। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो एक दिन में तो आपको उतना सोना पड़ेगा जितनी ज़रूरत है बॉडी के लिए, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं ना, उनको 9 घंटे 10 घंटे भी सोने की आवश्यकता होती है। बट जिनका वर्कआउट कम है वो 7 या 8 घंटे सोएं, उतना इनफ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टडी के हिसाब से बोला गया है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनका वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनका सोने का जो एक आइडियल टाइम है, एक हेल्दी टाइम है, वो 8 आवर से कम होकर वो 3 से 4 घंटे हो गया है। तो ये एक कारण है मोटापे का, कम सोना। तो लैक ऑफ स्लीप होगा तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग लो रहेगी, मेटाबॉलिज्म लो रहेगा। अब देखो, बॉडी की फंक्शनिंग लो रहेगी ना, तो उसका इफेक्ट हमारी मेटाबॉलिज्म पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म लो रहेगा। तो अगर मेटाबॉलिज्म लो रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी में जो कैलोरीज है ना, उनकी बर्निंग सही तरीके से नहीं होगी, रिजल्ट ओबेसिटी ही होगा। Environmental and social factors. A person's environment has a high impact on his or her dietary habits. For example, if you grew up in a family that regularly indulges in unhealthy food eating habits like fast food or junk food, there is a high chance that you will become overweight. तो ये बहुत ही सही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस चीज़ों को आप अपनाते हैं, आपको अपनाना ही पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहते हैं और आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पर आप लोग फास्ट फूड को ज़्यादा लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो अगर आप नहीं भी खाओगे ना, फिर भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आप रोज़ उनसे मिलते हो, रोज़ अपना समय उनको दे रहे हो। वो जो खा रहा है, चलो आप आज नहीं खाओगे, कल नहीं खाओगे, एक टाइम के बाद आपको मन करेगा चलो ठीक है वो भी खा रहा तो हम भी खा लेते हैं। तो रोज़ आपकी भी एक आदत बन जाएगी उनके साथ, तो वो भी खाएंगे फास्ट जंक फूड, तो आप भी खाओगे। रोज़ आप घूमोगे, रोज़ खाओगे कचर पचर, तो जाहिर सी बात है इससे मोटापा आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा। या आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी फैमिली में फास्ट फूड, जितने भी जंक फूड्स हैं, इन चीज़ों को खाने की आदी है वो फैमिली, तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो भी खाएंगे। पापा खा रहे हैं तो मम्मी भी खा रही है, मम्मी खा रही है तो बच्चे भी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर किया है किसी ने एक ने, तो सब तो खाएंगे, अगले दिन भी करते हैं तो सारे खाएंगे। तो होता है ना, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फास्ट फूड खाने की काफ़ी ज़्यादा आदी होती है, तो उसमें सिर्फ एक इंसान ही, सारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे मोटे होते हैं, क्योंकि सारे घूमते हैं एक साथ ही। सारे जो घर में बन रहा है वही उनको खाना है, जो घर में आ रहा है वही उनको खाना है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त जब कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल इस तरह के हैं जहाँ पर ज़्यादा खाने के आदी हैं, फूडी हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है अगर ऐसा होगा तो हम भी खाने के आदी होंगे। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कंट्रोल कितना है, कंट्रोल पावर कितनी है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनके अंदर कंट्रोल पावर काफ़ी अच्छी होती है, वो नहीं खाते, बट वही चीज़ ना, ये सब्र का बांध है, कब तक बांध के रखोगे, एक ना एक टाइम तो वो टूटेगा। तो जो लोग जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं फिर वो खा लेते हैं उनके साथ। तो वही चीज़ है, अगर फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जो ज़्यादा फूडी है, या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर अगर ज़्यादा फूडी है तो उसको देख के सारे खाते हैं। तो एनवायरनमेंट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक कॉज है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट से आप जुड़े हुए हैं वहाँ किस तरह की हैबिट को अपनाई जा रही है। Faulty metabolism. The person whose rate of metabolism is low tend to get fat deposit in their body. तो वही चीज़, अगर मेटाबॉलिज्म फॉल्टी है, लो है, डिसबैलेंस्ड है, डिसबैलेंस्ड अगर हाई है तो आप पतले होंगे। यहाँ पर बात की गई है लो की,
या ओबेसिटी की बात की गई है, तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो आपकी बॉडी में जो कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हैं उसकी बर्निंग सही तरीके से नहीं होगी। तो कैलोरीज बर्निंग सही तरीके से नहीं होगी, कैलोरीज का यूटिलाइजेशन जो है सही तरीके से नहीं होगा, तो वो डिपॉजिट होगी और फिर वो इकट्ठा होते 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 वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में वो कन्वर्ट होगी। उसके बाद हमारी बॉडी में फैट का जो दायरा है वो बढ़ता रहेगा और हम मोटापे की तरफ बढ़ेंगे, हम ओबेसिटी की तरफ फिर हम मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट, योगिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो अब तक हमने बात की कि ओबेसिटी एक्चुअली में है क्या, उसके कारण क्या है, और अब हम बात करेंगे कि ओबेसिटी को किस तरह से हम कंट्रोल करें, ठीक है, और हम किस तरह से एक हेल्दी हम अपनी लाइफ स्टाइल को हम बना सकते हैं, हम किस तरह की चीज़ों को हम अपना सकते हैं, हम योग को किस तरह से अपना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है मंत्रा, ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप ओम चैंटिंग करेंगे और आप प्रेयर करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, आप ओबेसिटी आपकी कम हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, मंत्रास और ओम चैंटिंग ये एक तरह से हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। ये जितनी भी हैबिट्स हैं ना आपको अपनानी है, जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो फिजिकल डिजीज़ हो या मेंटल डिजीज़ हो, अगर हम उन डिजीज़ से हम बचाव चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को रिलैक्स भी करना है, हमें अपने आप को काम डाउन भी करना है, ठीक है। तो आपको रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना वो भी हेल्दी होगी, हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं ना वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, अपना काम वो सही तरीके से करेंगे अगर हम रिलैक्स रहते हैं, अगर हमारा जो नेचर है वो काम रहता है, हम शांत रहते हैं। तो अपने आप को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ओम चैंटिंग और जो प्रेयर है, किसी भी तरह के जो मंत्रास हैं उनको हम चैंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रिलैक्स मोड में रहते हैं, जब हम रिलैक्स रखते हैं अपने आप को, हमारी जो हीलिंग प्रोसेस होती है ना वो भी फास्ट हो जाती है, हमारी जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगते हैं। शोधन क्रियास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपालभाति, वमन, अग्निसार, नौली। तो ये जो क्रियाएं हैं ना, ये समझ लीजिए कि इतनी इंपॉर्टेंट है, कई लोग झिझकते हैं इनको करने से, बट देखा जाए ना, अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, बॉडी के डिसऑर्डर्स, और चाहे फिजिकल डिसऑर्डर हो या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको दूर रखने हैं, ओबेसिटी को जल्दी बॉडी से निकालना है ना, तो आसन जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं षट क्रियास। क्योंकि सेज ग्रहण कहते हैं अपनी टेक्स्ट में, एस्पिरेंट यानी कि जो साधक है वो आसनास की प्रैक्टिस करने से पहले वो षट क्रियास की प्रैक्टिस करे। वो कहते हैं कि स्पेशली जो लोग मोटे हैं, जो ओबेसिटी वाले हैं, उनको तो षट क्रियास करना ही करना है। क्योंकि षट क्रियास क्या होता है ना, ये एक तरह से हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में होता है अगर हम षट क्रियास की प्रैक्टिस करते हैं। तो षट क्रियास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने जो योगा टीचर है उनकी ही निगरानी में हमें इसको पहले करना होता है। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कपालभाति। कपालभाति देखिए, ये प्राणायाम नहीं होता, याद रखिएगा। कपालभाति एक क्रिया है, एक षट क्रिया है। षट यानी कि 6 क्रिया यानी कि जो कर्म होते हैं, तो षट क्रिया का एक पार्ट है कपालभाति। कई लोग उसको कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं, बट वो गलत है। कपालभाति क्रिया हम इसको बोले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको रिकमेंड करना है ना, या एग्जाम में कहीं लिखना है, तो आप उसको प्राणायाम में नहीं लिखेंगे, आप उसको षट क्रिया में लिखेंगे, ठीक है। तो कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाकई में। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है, कैलोरीज बर्निंग में भी ये कपालभाति जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है वमन। वमन भी बोल सकते हैं हम इसको गजकरणी भी बोल सकते हैं, हम इसको कुंजल भी बोल सकते हैं। देखिए, कुंजल एक तरह से एक आम बोलचाल की लैंग्वेज में बोला जाता है, गलत नहीं है, बट एक हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल वर्ड जो है ना वो है वमन, गजकरणी, ठीक है। कुंजल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गज यानी कि एलिफेंट, हाथी, जिस तरह से सूंड से पानी खींचता है फिर फेंकता है, उसी तरह से हम पानी पीते हैं और बाहर निकालते हैं। ये हमारी बॉडी में ना वात पित्त कफ को बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स करता है वमन, जिसको हम गजकरणी भी बोलते हैं, जिसको हम कुंजल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग मोटे लोग होते हैं ना, अगर वो गजकरणी को टाइम टाइम में करें, अपनी जो योगा टीचर की निगरानी में करें, तो वो बहुत जल्दी उनकी बॉडी में जो मोटापा है वो कम होने लगता है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है।
तो ये एक तरह से ट्रिक भी बता रहा आप लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखा है जो काफ़ी सालों से आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, और वो लोग जो षटक्रियास भी करते हैं और आसन भी करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इससे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हमारी जो मसल्स है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, उसमें स्ट्रेंथ आने लगती है। अग्निसार, अग्निसार को कई लोग बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रिया है, इसमें हम पूरा एक्सेल करने के बाद अपनी एब्डोमिन मसल्स को, पेट को अंदर की तरफ जितना खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जालंधर बंद लगाते हैं। चिन डाउन करना, ये एक तरह से जालंधर बंद है, ठीक है। तो उसमें हम काफ़ी देर तक हम बैठे रहते हैं जितना हम बैठ सकते हैं। तो इससे भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो बेटर होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा इंप्रूव होता है और कैलोरीज बर्निंग हमारी फास्ट होती है। नॉली, नॉली एक तरह से एब्डोमिन मसाज। अग्निसार करने के बाद, अग्निसार में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि परफेक्शन को अचीव करने के बाद हम नॉली की तरफ बढ़ते हैं। नॉली एक तरह से एडवांस प्रैक्टिस है। नॉली के कुछ टाइप होते हैं, मध्यम नॉली, वाम नॉली, दक्षिणी नॉली। मध्यम नॉली में क्या होता है, जो एब्डोमिन पार्ट होता है ना उसको, पेट की जो मसल्स होते हैं उसको खींचकर, उसको पहले तो अग्निसार करके अंदर की तरफ खींचकर पेट की मसल्स को बीच में इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद जो वाम नॉली है, सेम ये जो हमने एब्डोमिन पार्ट को, मसल्स को अंदर बीच में इकट्ठा कर रखा है, इस इकट्ठे हुए पार्ट को हम धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद दक्षिणी नॉली, दक्षिणी नॉली में क्या होता है ना, जो हमारा जो एब्डोमिन पार्ट है, जो मसल्स है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके, उसको संकुचित करके उसको राइट साइड लेकर जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और एक और टाइप होता है जिसमें रोटेशन पूरा कंप्लीट किया जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जी भी इसको करते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांस प्रैक्टिस है। ये इसकी प्रैक्टिस हमें हमेशा ही अपने जो योगा टीचर है उनकी निगरानी में ही करना चाहिए। ना सिर्फ इसकी, अग्निसार हो गया, वमन, कपालभाति, इवन आसना और प्राणायाम की प्रैक्टिस भी हमें पहले जो हमारे जो अच्छे योगा टीचर हैं, जो अच्छे योग गुरु हैं, उनकी निगरानी में ही करना चाहिए। उसके बाद है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मंत्रास के साथ भी किया जाता है। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। देखिए सूर्य नमस्कार इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर टाइम नहीं है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं उतना करिए। पहले स्टार्टिंग में आप 5 सेट्स आप बनाइए, ठीक है। 5 सूर्य नमस्कार कीजिए, बहुत है। धीरे धीरे करके उसको 10 तक लेके जाइए। उसके बाद आप इसके जो सेट्स हैं उसको बढ़ाइए 20 तक, फिर 30 तक, फिर 50 तक, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में स्टेमिना कितना इंक्रीज होता है और इतना कितना आपके पास टाइम है। देखिए सूर्य नमस्कार हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से ग्रुप ऑफ आसनास है। ये एक, इसको करने के बाद कई लोग बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार अगर हम कर लेते हैं तो हमें आसनास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट सूर्य नमस्कार है उतने हमारे हर एक सिंगल आसनास है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट मुद्राएं भी हैं, बंद भी है, उतना इंपॉर्टेंट प्राणायाम भी है, ठीक है, षटक्रियास भी है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सूर्य नमस्कार हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ओवरऑल ये एक तरह से डेवलपमेंट करता है। बॉडी के अपर बॉडी से लोअर बॉडी के हर पार्ट हमारा स्ट्रेच हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है सूर्य नमस्कार से। तो जो ओबेसिटी वाले लोग हैं ना, उनको सूर्य नमस्कार तो करना मस्ट है, ये रिकमेंडेड है। बट वही चीज़ कि अगर इसके साथ कुछ और बीमारियां हैं तो आपको अपने, देखिए डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कीजिए और आपके जो योगा टीचर हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी समस्या है इसके अलावा, क्योंकि देखिए अभी वीडियो जो देख रहे हैं कई सारे लोग देखेंगे इसको, तो मुझे नहीं पता कि किसको क्या क्या समस्याएं हैं। तो सपोज अगर मेरे सामने कोई भी पर्सन आता है ये मुझसे जो योग सीखते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की बॉडी में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। अगर ओबेसिटी वाले आए हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मुझे सूर्य नमस्कार भी उसी हिसाब से कराना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है, ठीक है। आपका ये जो कपालभाति, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई लोग अनजाने में भी कपालभाति कर लेते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने पर। उनको हो सकता है उनको या तो नॉलेज नहीं है या तो गलत कहीं से मैसेज मिला, ठीक है। मैंने देखा है कई लोग कपालभाति भी करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होता है तब, जबकि कपालभाति तो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको योग करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप पहले अपने गुरु, आपके जो योग टीचर हैं, योगा टीचर हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। उनकी निगरानी में ही आप पहले
प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप गलत तरीके से प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो उसके परिणाम जो है ना वो बहुत बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है और अगर नॉलेज नहीं है कि हमें कौन से प्राणायाम करने कौन से नहीं करने, और कर लिया कपालभाति कि कपालभाति से तो ब्लड प्रेशर हमारा प्योर होता है, हम हेल्दी होते हैं, और कपालभाति कर लिया तो ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बढ़ता ही है। अग्निसार कर लिया तो और बढ़ेगा, कपालभाति कर लिया तो और बढ़ेगा, सूर्य भेदी प्राणायाम कर लिया तो और बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमें समस्या क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें पहले पता होना चाहिए, और हमें अपने टीचर को हम इस चीज़ के बारे में बताएं, डिस्कस करें कि हमें ये समस्याएं हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक अच्छे टीचर होंगे तो वो पहले ही आपसे पूछ लेंगे कि आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस हिसाब से फिर आपके जो सेट्स हैं वो बनते हैं आसनास के, प्राणायाम के। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी वालों के लिए, बट वही चीज़ अगर कोई और समस्या है तो आप इसको उस हिसाब से करें। जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो लोग सूर्य नमस्कार को अवॉइड करें। बट अगर सिर्फ ओबेसिटी है, हम सिर्फ मोटे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बट मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में किसी एक अच्छे योगा टीचर के निगरानी में ही आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद थोड़ा बहुत जब आप सीख लेंगे ना तो फिर आप अलग से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद है योगासनास। तो योगासनास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओबेसिटी में। कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, मंडूकासन, ओष्टासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, मयूरासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हलासन, भुजंग आसन, धनुरासन एक्सेट्रा। तो ये जितने भी मैंने आपको आसनास बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टैंडिंग आसनास भी है, इसमें सिटिंग आसनास भी है, इसमें प्रोन लाइन आसनास भी है, इसमें सुपाइन लाइन आसनास भी है। ठीक है, यानी कि खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, पीठ के बल और पेट के बल। तो जो आसनास है वो मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, तो इन आसनास की भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम और आसनास की भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आसनास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी में। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा प्राणायाम, नाड़ी शोधना, सूर्य भेदी, भ्रामरी, भस्त्रिका एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ना, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अनुलोम विलोम जिस तरह से होता है ना, हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं और हम लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो ये एक सेट होता है हमारा अनुलोम विलोम का। नाड़ी शोधन में क्या होता है, हम होल्डिंग करते हैं, लेफ्ट से इनहेल किया, उसके बाद हम जालंधर बंद लगाते हैं। ये जो चिन्ह है ना, इसको, ये जो यहाँ पर होल है, गड्ढा से जैसा है, इसको हम कंठकूप बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको चिन्ह लगाते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, बंद इसको बोलते हैं एक तरह से, ब्रीदिंग को होल्ड करना। उसके बाद फिर हम चिन अप करते हैं और फिर हम राइट से एक्सहेल करते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि गर्दन में जिनको बहुत दर्द है, वो चिन डाउन ना करें, वो जस्ट अपनी फिंगर्स का थंब और जो आपके रिंग फिंगर है इनका यूज़ करते हुए वो अपनी नोस्ट्रल को पिंच कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड का हमेशा यूज़ किया जाता है प्राणायाम में, और उसमें जो थंब है उसकी प्लेसमेंट हमारी राइट नोस्ट्रल पे होती है, और जो रिंग फिंगर है उसकी प्लेसमेंट हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल पे होती है। इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं होता है, थंब और रिंग फिंगर, थंब की प्लेसमेंट राइट के ऊपर और रिंग फिंगर की प्लेसमेंट हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर। तो ये एक मुद्रा बनती है जिसको हम विष्णु मुद्रा कहते हैं। तो कई बार आपके जो एग्जामिनर है वो पूछ भी सकते हैं कि हम कौन सी मुद्रा में हम प्राणायाम करते हैं, हम कौन से हैंड का यूज़ करते हैं। हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं, और हम थंब की जो प्लेसमेंट है हम राइट नोस्ट्रल के ऊपर रखते हैं, और रिंग फिंगर की प्लेसमेंट अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर रखते हैं। तो इसको हम विष्णु मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं। आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम प्राणायाम जब भी हम करते हैं, जिस हैंड का हम यूज़ करते हैं नोस्ट्रल के ऊपर रखने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं, थंब एंड रिंग फिंगर, और ये एक विष्णु मुद्रा बनती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था अभी आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है, हम लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करते हैं, उसके बाद अगर गर्दन में दर्द है तो हम जस्ट पिंच करते हैं, हम होल्ड करेंगे अपनी ब्रीदिंग को, या अगर पेन नहीं है तो हम चिन डाउन करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। उसके बाद हम चिन अप करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल, देन फिर राइट से इनहेल, फिर हम होल्ड करेंगे, चिन अप करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये एक तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है ना वो होल्डिंग का है। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सेम है, लेफ्ट से इनहेल होगा और राइट से एक्सहेल होगा, राइट से इनहेल होगा और लेफ्ट से एक्सहेल होगा। ये अनुलोम विलोम, लेफ्ट से इनहेल होगा,
होल्ड होगा, राइट से एक्सेल होगा, फिर राइट से इनहेल होगा, होल्ड होगा, लेफ्ट से एक्सेल होगा। ये आपका नाड़ी शून्य प्राणायाम। आप देखिए अनुलोम विलोम और नाड़ी शून्य प्राणायाम से होता क्या है, इससे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो मेंटेन रहता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें हमारी बॉडी में मिलती है, जिससे हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। हमारी जो फैट बर्निंग है ना, जो कैलोरीज बर्निंग है, वो प्रॉपर तरीके से होने लगती है। तो नाड़ी शून्य प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यभेदी, भ्रामरी और भस्त्रिका, ये तीनों प्राणायाम जो है ये हीटिंग प्राणायाम है, और ये हमारी बॉडी में जो कैलोरीज है, जो फैट है, उसकी जो बर्निंग है वो बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, तो ओबेसिटी वालों को स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि वो हीटिंग प्राणायाम भी करें, बट इसका मतलब नहीं कि वो हीटिंग प्राणायाम ही करें। बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसके बाद हमें कुछ ऐसे कूलिंग प्राणायाम भी करने की आवश्यकता है ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डाउट है हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आप हीटिंग प्राणायाम करने के बाद आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता भी है और ये ब्लड प्रेशर को घटाता भी है, यानी कि ये बैलेंस रखता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ये कम कर देगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है तो ये अप कर देगा, ये बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन रहती है ना कि हमने सूर्यभेदी कर लिया, भस्त्रिका कर लिया, या कपालभाति बहुत ज़्यादा कर लिया, अब हम क्या करें, कहीं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में आप स्टार्टिंग में और एंड में आप अनुलोम विलोम भी कर लेंगे ना, आपका जो ये डर है ना वो निकल जाएगा। क्योंकि जो अनुलोम विलोम है मैंने आपको बता दिया कि आपके ब्लड प्रेशर को ये बैलेंस कर देता है, ये नॉर्मल कर देता है। अगर बढ़ गया तो नीचे ले आएगा, अगर नीचे हो गया तो वो ऊपर ले आएगा, तो ये बैलेंस कर लेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलूँगा कि आप किसी एक प्रॉपर योगा टीचर की ही गाइडलाइंस में ही पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप अलग से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी वीडियो को देखा, आपने आर्टिकल पढ़ा और आप प्रैक्टिस करने लग गए, क्योंकि वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं हो सकता, ये किसी एक इंसान के लिए हो सकता है। अब मेरे सामने जो पर्सन होगा मैं उससे पूछूंगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको किस तरह की समस्याएं हैं, और उस हिसाब से उसको क्या मुझे कराना है और क्या नहीं कराना है। उसी तरह से जब आप पर्सनली किसी योगा टीचर से मिलते हैं तो वो जब आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं तो आपका सेट अलग बनता है। क्योंकि अगर मेरे सामने अगर दो पेशेंट आते हैं जिसको सियाटिका है और दूसरे को अगर हर्निया है, तो दोनों के लिए आसनास अलग होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, हम उनको सेम आसनास नहीं करा सकते, क्योंकि अगर मैंने एक ही सेट बना के एक ही को करा दिया तो एक के लिए तो फायदा हो जाएगा, दूसरे के लिए नुकसान हो जाएगा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले प्रैक्टिस जो करें वो अपने जो टीचर है उसकी गाइडलाइंस पे ही करें। तो यहाँ पर जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ और सिर्फ मोटापा है, ओबेसिटी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा ना तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बट इसके अलावा अगर कोई और समस्याएं हैं तो अपने योगा टीचर से आप पूछ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि कोई हमें टीचर मिल नहीं रहा है, हम कहाँ ढूंढें, इतना टाइम नहीं है, तो आप फ्रीली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। तो ध्यान जो है ना बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है अगर आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपका मन शांत होता है, आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिज्म जो है वो एक तरह से बूस्ट होने लगता है। अगर किसी का बूस्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसका हाई है मेटाबॉलिज्म, वो लो होने लगता है, यानी कि वो बैलेंस होने लगता है। आपकी बॉडी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है ना वो बैलेंस होने लगती है, वो नॉर्मल तरीके से वो वर्क करने लगती है। तो मेडिटेशन में यहाँ पर मैंने योग निद्रा को यहाँ पर ऐड किया है। योग निद्रा हमें बहुत अच्छी तरह से हमें काम कर देती है, हमें रिलैक्स कर देती है। हम बोल सकते हैं कि आधा घंटे की योग निद्रा ना 4-5 घंटे की नींद के बराबर है। ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन वाकई में अगर आप योग निद्रा करते हैं ना तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी की जो थकान है ना वो एकदम खत्म हो गई है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई पर्सन बोलता है उस हिसाब से हमें फील करना पड़ता है। कई लोग इसको इमेजिनेशन के तौर पे कराते हैं, कई लोग इसको ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हैं, कई लोग इसको मूवमेंट मेडिटेशन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से योग निद्राएं कराई जाती है। तो योग निद्रा एक तरह से ये मेडिटेशन का पार्ट है जो हमें ये रिलैक्स करता है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी बॉडी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है ना वो भी नॉर्मल होने लगती है। ओके, नेक्स्ट हमारा 7th है यम एंड नियमा। दिस विल हेल्प टू हैव कंट्रोल्ड बिहेवियर एंड वुड इन पैसिफाई द वंडरिंग माइंड। It also helps to have control over the eating habits of a person. तो यम और नियम देखो ये एक तरह से हेल्पिंग हैंड की तरह है। यम नियम ना ये एक तरह से 8 लिम्स का पार्ट है। यम नियम आसन, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये जो 8 लिम्स है ना इसके बारे में सेज पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने अपनी टेक्स्ट पतंजलि योग सूत्र, मैं
बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। और मैंने एक लेक्चर बनाया है ऑलरेडी, अंतरंग और बहिरंगा, ठीक है, आप उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें 8 लिम्स को मैंने जितना हो सके अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यम और नियम क्या करता है ना, ये हमारे बिहेवियर को ये इम्प्रूव करता है, हमारा बिहेवियर दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, और हमारा सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए। हमारी जो ईटिंग बैड हैबिट है ना, उस पर हमारा कंट्रोल, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल होना, हमारी जो इंद्रियां है ना उन पर कंट्रोल करने के लिए यम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये मिलकर हमारी हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ से हेल्प लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर इन हर चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ना सिर्फ फिजिकली फिट होंगे, आप इवन मेंटली फिट भी होंगे। तो यम और नियम में भी हमारे एक्स्ट्रा 5 पार्ट्स भी होते हैं। जैसे यम में हमारा अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इनके थ्रू हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को हम इम्प्रूव करते हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी, और हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है किस तरह का होना चाहिए, हम इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यम और नियम को मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आप मेरा उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको यही बताऊंगा कि यम और नियम हमारा कंट्रोल, हमारी सेंसेस पे, तो हमारी जो बैड हैबिट्स है ना, जो गलत आदतें हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए यम और नियम हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, नमस्ते।